हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम मास्टर जी में स्वागत है। और बच्चों, हम लोग 2025 के फिजिक्स के अंशाल्प को लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम लोग बच्चों एक सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समय को ध्यान में रखते हुए बच्चों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखा जाए क्या है। हाँ, पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में, ठीक है, संचरण की दिशा तथा ध्रुवण के बीच कोण होता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, तरंग यदि इस डायरेक्शन में चल रही है बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र का जो कंपोनेंट है और चुंबकीय क्षेत्र का कंपोनेंट एक दूसरे के अभिलंबवत होते हैं। जब लंबवत होंगे तो उनके बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग है कुछ इस प्रकार। देखिए, इधर हमारा एक्स एक्सिस है, इधर वाई मान लेते हैं, और इधर क्या हमारा जेड है। तरंग के चलने का डायरेक्शन यह है, और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र कंपोनेंट होगा बच्चों, वह कुछ इस प्रकार वाइब्रेट करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र वाला जो भाग है वह इसमें वाइब्रेट करेगा। और सबके बीच आप देख रहे हैं कि तरंग जा रहा है ऐसे, वैद्युत क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें वाइब्रेट कर रहा है, एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। वही पूछा जा रहा है कि संचरण की दिशा में तथा ध्रुवण के बीच जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, उसके तल के बीच जो कोण बनेगा वह हमारा कोण बनेगा 90 डिग्री। कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री हमारा बनेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होते हैं तो यम द्रव्यमान का नाभिक बनता है। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो इस प्रक्रिया में आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक्चुअल में यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन हो रही है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में आप जानते हैं कि इसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक हल्का नाभिक M1 यहाँ पर है, एक दूसरा हल्का नाभिक मान लेते हैं M2 यहाँ पर है, और ये दोनों मिलकर एक नाभिक हो गए और उसका द्रव्यमान हो गया M। ठीक है, और जब ये नाभिक बना है जिसका द्रव्यमान M है, तो एक्चुअल में इसके जो रेस्ट मासेस है, जो अलग अलग जो दो नाभिक हैं, इन दोनों के मासों से यह मास बच्चों क्या होगा, कम होगा। यानी द्रव्यमान में कमी होगी। तो द्रव्यमान में जो कमी होती है, यही कमी बच्चों आइंस्टाइन के जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्य समीकरण होता है E = mc², इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग वह द्रव्यमान में कमी कहाँ बदल जाती है, ऊर्जा में तब्दील हो जाती है। तो एक्चुअल में देखिए, जब ये दोनों नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं, तो यह जो मास है इन दोनों के अलग अलग मासों से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यानी जो हमको यह मास मिला है बच्चों, यह मास हमारा क्या होगा, इसके जो रेस्ट मास है M1 प्लस M2, इससे क्या होगा, कम होगा। तभी जाके हमको क्या है, मास ऑफ डिफेक्ट मिलेगा, यानी द्रव्यमान क्षति मिलेगी। और वही द्रव्यमान क्षति हमारी कहाँ तब्दील हो जाएगी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एनर्जी के फॉर्म में। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा खारा बढ़िया, देखिए तो हाँ, M1 प्लस M2 है ग्रेटर देन M। यानी इन दोनों का जो मास है, इस मास से मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने पे जो मास नाभिक का मिल रहा है उससे वह क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई है ही नहीं इसमें, सवाल तो बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, है ना। हाँ, अगला प्रश्न दिया है बच्चों कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें 8 ओम का प्रतिरोध लगा है। कितने ओम का है, 8 ओम का। ठीक है, और 6 ओम का, अच्छा क्या प्रतिरोध नहीं है, एक दोनों जगह प्रतिरोध लगा दिया क्या। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध, 6
अच्छा हाँ, 8 ओम का प्रतिरोध है और 6 ओम का आपका क्या है, प्रेरक, कैपिटल एल का मान दिया है और सीरीज में लगे हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो परिपथ की आपको प्रतिबाधा बतानी है। तो देखिए मेरे पास एक एसी सर्किट है और मैं उस एसी सर्किट में बच्चों क्या लगा दिया हूँ, एक प्रतिरोध लगा दिया हूँ और एक इंडक्टर लगा दिया हूँ, सीरीज में लगाए हैं एसी सोर्स के माध्यम से, ठीक है। तब आपको बताना है प्रतिबाधा का मान। प्रतिबाधा क्या होता है, जेड, और जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, और यल है प्रेरक तो यल का स्क्वायर, चाहे एक्सल लिख लीजिए आप। क्या हो जाएगा देखिए, तो आर का मान कितना है हमारा, ये हमारा आर है और ये क्या है, कैपिटल एल प्रेरक है, ठीक है। बस मान भरना है, मान भरिए तो क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आपका हो जाएगा 100। अरे 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36, जोड़ेंगे तो 100 और स्क्वायर रूट से बाहर क्या आएगा, वो हमारा 10 आएगा। बस बहुत ईजी था ये। देखिए कौन सा आपका ऑप्शन होगा, 10 दिया कि यहाँ, यस, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत छोटे प्रश्न है ये, तो हलवा वाले प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। हाँ, अगला प्रश्न दिया है बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। आपको निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताना है, ठीक है। तो मात्रक बताने के लिए आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से यदि हम इसका मात्रक पता करें आपसे तो क्या बताएंगे, ये आर की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, फोर्स इधर थे, फोर्स का मात्रक न्यूटन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो मीटर स्क्वायर। भाई दूरी है ना, तो दूरी का मात्रक मीटर ही होता है तो मीटर का स्क्वायर। और ये कूलाम कूलाम मिलके क्या हो जाएंगे, कूलाम स्क्वायर हो जाएंगे। और ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यानी हमको इधर मिला कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसी का मात्रा आपसे पूछा जा रहा है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, उसी की पूछी जा रही है। तो देखिए जब इसका पूछा, इसको पलटना पड़ेगा। अब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये पूरा पलट जाएगा तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। इसे आप नोट करें, थोड़ा क्वेश्चन हम लोग फास्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, समय का महत्व है, इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए चीज़ें थोड़ी फास्ट पढ़ी जाएंगी। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और इसमें से आपको बताना है कि किस वेव की, यानी किस तरंग की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो इसके लिए आपने विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी के बढ़ते ऑर्डर में स्टार्टिंग जो हमारा होता है वह रेडियो तरंग से होता है। सबसे पहले रेडियो आता है, उसके बाद क्या आता है हमारा, सूक्ष्म तरंग आता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, रेडियो हो गया, सूक्ष्म हो गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड, यानी अवरक्त तरंगे आ जाएंगी। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, दृश्य प्रकाश, जिसको विजुअल प्रकाश कहा जाता है, दृश्य प्रकाश हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा कौन सा, मैं फ्रीक्वेंसी की बढ़ती हुई ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश हो गया और इसके बाद हमारा आएगा परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें, और उसके बाद 2 किरण और आ जाएगी, एक्स किरण और गामा किरण, ठीक है। यही 7 होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो हमने तरंगे आपको लिखा है फ्रीक्वेंसी के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो भाई इसमें सबसे छोटी तो रेडियो होती, रेडियो इसमें है ही नहीं। दूसरे नंबर पे सूक्ष्म है, तो हमारा इसमें सूक्ष्म मौजूद है ही है, यानी ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति यानी काई तथा एब्सोल्यूट ताप यानी परम ताप
कैपिटल टी के साथ किस प्रकार बदलता है। तो बच्चों क्यूरी के नियम से जो हमारी ये चुंबकीय प्रवृत्ति है यह एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी पे पावर -1 हो जाए। देखना कौन सा आपका ऑप्शन मैच कर रहा है इससे। इसका तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बच्चों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यह दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, और इसका आरेख बनाकर आपको समझाना है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाएंगे और उसके माध्यम से हम लोग बच्चों क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो देखिए डायग्राम बनाते हैं, उसी की सहायता से बेहतर समझाया जा सकता है। तो मेरे पास यह एक डायग्राम है और ऊपर हम मान लेते हैं क्या है कि सघन माध्यम मान लेते हैं। ऊपर जो है सघन माध्यम है और नीचे जो बच्चों हमारा है वह विरल माध्यम है। ठीक है, प्रकाश की किरण को ऐसे यहां से भेजा जाएगा। यह हमारा क्या है? अभिलंब है। यह जो प्रकाश की किरण इंसिडेंट कराई जा रही है, आपतित किरण क्या है? यह हमारी आपतित किरण है। ठीक है बच्चों, यह आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है आपतन होता है, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। प्रकाश किरण यहाँ पे आएगी, इससे टकराने के बाद जब वह विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से बच्चों क्या हो जाएगी? थोड़ा दूर हटी जाएगी। अभिलंब और इसके बीच ये जो किरण हमारी है अपवर्तित किरण है। क्या है ये? अपवर्तित किरण है बच्चों। ठीक है, और इसके बीच अभिलंब और अपवर्तित के बीच जो एंगल बनता है हमारा आपतन कोण होता है यार। ठीक है, अब देखिए अगले केस में क्या करेंगे। अब हम ये जो आपतन कोण आई है इसका मान इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं? इसकी आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और बढ़ाते बढ़ाते इतना हमने बढ़ा दिया, भाई इसको बढ़ाऊंगा तो ये जो आर है ये भी बढ़ेगा। यदि आई की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे तो ये जो आर का मान है ये भी उसी रेशियो में बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और बढ़ाते बढ़ाते आई की वैल्यू हम इतना बढ़ा दें कि यह जो हमारा अपवर्तन कोण है 90 का हो जाए। यानी कुछ इस प्रकार देखिए, हमने क्या किया? आई की वैल्यू, सॉरी ऐसे इधर एरो दिखाइए, हमने आई की वैल्यू खूब ज़्यादा बढ़ा दिया और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दिए कि ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से इधर जा रही थी, अब ये प्रकाश की किरण इस प्रकार चली गई। एंगल जो है यार 90 डिग्री का हो गया। यानी जब हमारा अपवर्तन कोण 90 का हो जा रहा है और जिस आपतन कोण पर ऐसा होता है उस आपतन कोण को बच्चों बोलते हैं क्रांतिक कोण, जिसको थीटा सी से दिखाया जाता है। यानी आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 का हो जाए, उस स्थिति में आपतन कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण बोलते हैं। ये हमारा क्रिटिकल एंगल है जिसको कहा जाता है क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्रांतिक कोण कहते हैं। और हमको डिफाइन क्या करना है? हमको डिफाइन करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। काम हमारा इजी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? जो क्रांतिक यानी जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के इक्वल है, अब मैं क्या कर रहा हूं? आपतन कोण की वैल्यू को क्रांतिक कोण से भी ज्यादा कर देता हूं। ठीक है, देखिए क्या कर रहे हैं। अब ये जो हमारा एंगल आई है, इस एंगल आई की वैल्यू, सॉरी एरो इधर लगाइए, हाँ, यानी आपतन कोण का मान बच्चों हमने क्या कर दिया? क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया। और जैसे ही हमने ऐसा किया तो ये जो प्रकाश की किरण इस लाइन पे जा रही थी, यह प्रकाश की किरण अपने पहले वाले माध्यम में ही वापस लौट जाती है और यही घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है बच्चों, बहुत तेजी, हमने सिंपल बताया कि हम जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है।
और हमने क्या किया, जब आपतन कोण का मान बढ़ाना स्टार्ट किया तो यह जो अपवर्तन कोण है ये भी बढ़ने लगा। और जब आपतन कोण के एक निश्चित मान पर अपवर्तन कोण 90 का हो जाए तो उस सिचुएशन में, उस स्थिति में आपतन कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है। अगले केस में हमने क्या किया, यह जो हमारा आपतन कोण की वैल्यू थी क्रांतिक से भी बढ़ा दी। जब क्रांतिक से हमने किया तो ये प्रकाश की जो किरण दूसरे माध्यम में जा रही था वो दूसरे माध्यम में गई ही नहीं, सरफेस से टकराई और पहले वाले माध्यम में ही वापस लौट गई। यही घटना कहलाती है पूर्णांतरिक परावर्तन। खत्म, बस इतना ही डिफाइन करना, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग हैं। अच्छा, अगला प्रश्न बच्चों है कि समस्थानिक और समभारिक, समस्थानिक और समभारिक से आप क्या समझते हैं? हाँ, तो समस्थानिक समझते हैं, समभारिक समझते हैं। भाई समस्थानिक से मतलब यह है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान और द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। देखिए डेफिनेशन आप लोग सुनकर भी लिख सकते हैं, यदि कहे तो मैं लिख भी देता हूँ। चलिए लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डेफिनेशन लिख ही देता हूँ यहाँ पे, यानी समस्थानिक। समस्थानिक जो होता है बच्चों, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, एक ही, चल छोड़िए समय को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे नहीं इसको, हम केवल बताएंगे। ठीक है, बता देने से भी चीज़ें ऐसी बात नहीं है, समझ में आ जाती हैं बच्चों को। हाँ, लिखने वाला काम आज नहीं होगा, केवल समझाने वाला ही होगा। देखिए समझते हैं कि समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर आपको समझाना है। तो अभी हमने आपको बताया कि समस्थानिक किन्हें कहा जाता है, हमने यह डिफाइन किया कि जब एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, तत्व एक ही है, जिनके द्रव्यमानों की संख्या भिन्न भिन्न हो और प्रोटॉनों की संख्या समान हो, तो बच्चों समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, समस्थानिक। समस्थानिक एग्जाम्पल जैसे हमने बताया कि एक ही तत्व है, तो मान लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए, जैसे 1H1 1H2 और 1H3। ध्यान से देखिए, तत्व एक ही है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तीनों में समान है और द्रव्यमान संख्या बच्चों क्या है, भिन्न भिन्न है, तो यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन समझ लीजिए हमने क्या बताया। हमने यह बताया कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्याएं समान हो और प्रोटॉनों की संख्या, उल्टा बोल दिए, जिसमें द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो और प्रोटॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो ऐसे नाभिक को बोलते हैं बच्चों समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि समभारिक किसको कहते हैं, समभारिक। ठीक है, समभारिक समझा जाए। देखिए समभारिक नाम से पता चल रहा है कि भार की जिसके क्या हो, इक्वल हो, समभारिक हो, यानी ऐसे परमाणु। अच्छा, इसमें एक शब्द और समझेंगे आप, इसमें जो एलिमेंट होगा वह सेम एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्याएं क्या हो, समान हो और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, बच्चों उसको समभारिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमारा आर्गन हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर आप जानते हैं कि 18 होता है, भार होता है 40। ठीक है, आर्गन हो गया। पोटेशियम हो गया 19, मास नंबर 40। और जैसे कैल्शियम भी मान लीजिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है और 40। तो ध्यान से देखिए, तीनों एलिमेंट अलग अलग
और द्रव्यमान संख्या तीनों में क्या है बच्चों, सेम है, और प्रोटॉनों की संख्या क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे नाभिक को क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। एक बार और समझेंगे, हमने क्या बताया, हमने यह बताया कि ऐसे विभिन्न परमाणु जिनमें द्रव्यमानों की संख्या समान हो तथा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, ऐसे नाभिकों को बोलते हैं समभारिक। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, फटाक से नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कहाँ चला गया भाई, हाँ, अगला प्रश्न बच्चों यह है हमारा कि ओमीय और अनोमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ बताना है। तो बहुत आसान है, देखिए तो ओमीय परिपथ मतलब जो ओम के नियम का पालन करे, और अनोमीय का मतलब होता है जो ओम के नियम का पालन न करे। भाई ओम का नियम आप जानते क्या होता है, V समानुपाती I, जो पालन करेगा उसमें ग्राफ हमारा V और I के बीच एक स्ट्रेट लाइन का मिलेगा, और जो पालन नहीं करेगा इसको वो फॉलो नहीं करेगा, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बनाएगा। इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि ओमीय है ना, ओमीय परिपथ हम लोग प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ओमीय परिपथ वे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, V समानुपाती I होते हैं, और मैं ग्राफ बनाऊं V में और I में तो वह एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ दे। ठीक है, ऐसा ग्राफ दे। और अनओमीय परिपथ बच्चों से कहते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, यानी V समानुपाती I उन पर लागू नहीं होता है। और इसमें यदि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे विभव में और धारा में तो वह कुछ इस प्रकार मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते, एग्जाम्पल ही बोला है क्या है, चलिए समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई कंडक्टर है, मान लीजिए तांबे का तार है, तांबे का तार। भाई तांबे के तार पे पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, धारा का मान बढ़ेगा, तो उसका ग्राफ ये हो गया। और जो ओम के नियम का पालन है, जैसे डायोड हो गया हमारा, डायोड, अरे पीएन संधि डायोड पढ़े हैं ना, उसी का टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ नहीं मिलता है, वही चीज़ है। देखिए ग्राफ कहाँ स्ट्रिक्ट मिला है, ओम के नियम का पालन हो ही नहीं रहा है। हो गया बहुत, ये 2 नंबर 1 नंबर वाले प्रश्न है तो बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दिया है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁸ कूलम का धनात्मक आवेश है। ठीक है, अच्छा एक बात समझिए, जिस बॉडी पे धनात्मक आवेश होता है तो जाहिर सी बात है उस बॉडी से आवेश निकला होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि मेरे पास कोई एक बॉडी है, मैं इससे आवेश निकाल दूंगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बच्चों, और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात तो स्पष्ट हो गया है कि जो बॉडी पे चार्ज है वो धनात्मक है। और उसके बाद पूछा जाए कि बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता। भाई इसमें जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो है नहीं, कमी है, क्योंकि धनात्मक है, कमी ही है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है वही हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बहुत ईजी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। चालक पहले आवेश दिया है बच्चों, आवेश दिया है 2.4 × 10⁻⁸। ठीक है, आपने पढ़ा है आवेश के क्वांटाइजेशन रूल से Q बराबर क्या होता है, N E होता है। यहाँ से हम N की वैल्यू फाइंड आउट करें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो N = Q का मान दिया है 2.4 × 10⁻⁸ है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आपको पता ही होगा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब एक डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, इस पावर को ऊपर भेजते हैं। अब पावर को ऊपर भेजेंगे प्लस में 19, और इसका 18 लेके खा जाएगा तो एक प्लस में बचेगा, यानी बच्चों आपको मिलेगा N = कितना, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, यानी क्या हो जाएगा 24 × 10 और डिवाइड में बच्चों क्या हो जाएगा 16। ध्यान से देखिए, अब मैं ऐसा करता हूँ, इसको 4 से काटता हूँ तो 4 × 16 और 4 × 24, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, N = ये हो जाएगा आपका 60/40, भाग देंगे तो 15, यानी 15 इलेक्ट्रॉनों की इसमें क्या है, कमी, अधिकता नहीं कमी, तभी पॉजिटिव से चार्ज आया है। ठीक है, नोट कर लेंगे, बहुत आसान प्रश्न था ये भी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है
कि v इक्वल टू 40 साइन 100 पाई टी के लिए समय बोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र एक चक्र के लिए ग्राफ हमको प्लॉट करना है। ठीक है बच्चों, एक चक्र के लिए देखिए बहुत आसान है, कैसे करेंगे। इक्वेशन दिया है v इक्वल टू 40 साइन और 100 पाई टी दिया है। ठीक है, और मैं एसी सोर्स के मूल इक्वेशन यानी फंडामेंटल इक्वेशन से इसका कंपेयर करता हूं तो v नॉट साइन क्या होता है ओमेगा टी होता है, यही होता है ना। तो देखिए v नॉट का मान तो हमको पता चल गया यानी 40, आयाम पता चल गया। अच्छा हमको बताना क्या है, वोल्टेज यानी पता चल गया, और समय में बताना है, समय यानी समय हमको निकालना पड़ेगा बच्चों। देखिए समय कैसे निकालेंगे, यहाँ से कंपेयर करिए तो ओमेगा के जगह पे कितना है, ओमेगा के जगह पे हमारा दिया है 100 पाई दिया है। ठीक है, और मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ 2 पाई एफ यानी 100 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया तो बच्चों फ्रीक्वेंसी निकल के आपकी कितनी आ गई 50 हर्ट्ज आ गई, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूँ भाई, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर काटने में लिया गया समय होता है, और उतने के लिए ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो मैं एक चक्र के लिए कितना टाइम लग रहा है वही कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो टाइम जो होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है, तो क्या हो जाएगा 1/50 हो जाएगा। भाई 50 हर्ट्ज निकाल दिए ना फ्रीक्वेंसी हम लोग। अब भाग दीजिए, इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 लगा लीजिए, भाग दीजिए, भाग देने पे हमारा कितना होने वाला है 10 कर देंगे नहीं जा पाएगा तो एक 0 बढ़ा के 100 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा हमारा, यानी टाइम पीरियड जो हमारा होगा बच्चों 0.02 सेकेंड निकल गए। अब हमको समय भी पता चल गया और वोल्टेज भी पता चल गया, अब तो बस केवल मान भरना है। देखिए तो कितना इजी तरीके से ग्राफ प्लॉट कर देंगे आप। इधर हमारा x एक्सिस है, इधर हमारा y एक्सिस है। ठीक है, अच्छा, और इधर हम ले लेते हैं क्या है बच्चों टाइम ले लेते हैं, और इधर हमारा क्या है आयाम v नॉट है। तो इसका ग्राफ कुछ हमको ऐसे मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका एक टाइम पीरियड पूरा हो जा रहा है, जो कैपिटल T है, जो हमने निकाला कितना है बच्चों आया है 0.02 सेकेंड हो गया। अब इसी टाइम पीरियड को 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। देखिए इस पॉइंट पे टाइम कितना लगा, यहाँ टाइम कितना लगा, यहाँ पे टाइम, बस इसी टाइम को मैं 4 भागों में बांट करूँ। अच्छा इसका आधा ये टाइम होगा, 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.01 सेकेंड हो जाएगा। और इन दोनों को भी आधा निकालना हमको, तो इसका आधा ही कितना हो जाएगा हमारा, और 2 से भाग देंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, ये नंबर आपका हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला टाइम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 0.015 हो जाएगा। बहुत हो गया। देखिए अलग अलग टाइम हमने निकाल दिया है, पूरे एक आवर्त का टाइम इतना था, इसको 4 भागों में बांटा और इस प्रकार का वेग हमको मिलेगा। भाई जिस पॉइंट पे ये इस वाले टाइम पे जो है आयाम हमारा मैक्सिमम है, देखो मैक्सिमम, ठीक है, इस पर मिनिमम, पुनः आयाम हमारा इधर रिवर्स में देखो मैक्सिमम हो रहा है, माइनस का v नॉट नीचे होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा मैक्सिमम होगा रिवर्स में, पुनः यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्राफ कुछ हमको इस प्रकार का है ना मिलेगा। ठीक है, बस इतना तो दिखाना था है ना, समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पे पूरे एक चक्र के लिए हमने दिखा दिया। ठीक है बच्चों, हो गया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमी आपको बतानी है, जो इसकी मेन कमी है वही हमको बताना है। ठीक है भाई, जो रदरफोर्ड मॉडल है इसकी मुख्य कमियां क्या थी, तो बच्चों इसकी सबसे मुख्य कमी यह है कि यह मॉडल जो था यह किसी परमाणु की स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर सकता। दूसरा, यह जो मॉडल है बच्चों रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके 2 पॉइंट जो मेन है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट बच्चों यह है, यह मॉडल परमाणु के
परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा बच्चों इसका जो मेन कमी है कि यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सकता। यह रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सकता। यह दो ऐसे पॉइंट थे जो रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन करने में, मेन पॉइंट है ये, एक्सप्लेन करने में असफल रहा। ठीक है। तो इसकी ये दो मुख्य कमियां थी। ठीक है, नोट कर लेंगे आप इसको। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है। ठीक है। और इनके संचरण आरेख खींचकर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव आपको दिखाने हैं। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, हमने हालांकि इस क्वेश्चन को 2024 का जो सेट था उसमें भी कराया हुआ है। और हमने बताया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र का घटक और चुंबकीय क्षेत्र का घटक एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। कुछ ऐसे देखिए, यह हमारा एक्स एक्सिस है, इधर जेड, इधर हमारा वाई। ठीक है, इधर जेड। और तरंग के चलने का डायरेक्शन ये है, यानी तरंग संचरण का डायरेक्शन ये है। और वैद्युत क्षेत्र बच्चों जो है हमारा इस प्रकार वाइब्रेट करेगा और चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है इसमें वाइब्रेट करेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र जो होगा बच्चों इस प्लेन में होगा, इधर हमारा वैद्युत क्षेत्र कंपोनेंट है और इधर हमारा चुंबकीय क्षेत्र कंपोनेंट। और आप देख रहे हैं कि तरंग का संचरण का डायरेक्शन ये है और उसके लंबवत वैद्युत क्षेत्र इसमें वाइब्रेट कर रही है और चुंबकीय क्षेत्र इसमें वाइब्रेट कर रही है। ठीक है। और इसमें एक चीज और पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव को आपको दिखाने हैं, जैसा कि हमने दिखा दिया है। तो देखिए ये हमारा ई नॉट है, बी नॉट है। मैं इसको कंपोनेंट को अलग करके दिखा देता हूँ। देखिए जो वैद्युत क्षेत्र हमारा है वह एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और चुंबकीय घटक वाला कंपोनेंट हमारा इस जेड में, जेड और एक्स जो बना है प्लेन इसमें वाइब्रेट कर रहा है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा ई जेड इक्वल टू, अच्छा एक मिनट देखिए उल्टा कर दिया क्या ये, इसमें तो वाई में है ना, ये वाई में, देखो वाई होना चाहिए। हाँ, और ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा ये बी जेड इक्वल टू बी नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स। एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में तरंग जा रही है। ठीक है, बस हो गया। डेफिनेशन अभी हमने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जिसमें वैद्युत क्षेत्र के घटक और चुंबकीय क्षेत्र के घटक तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। बस इतनी सी ही डेफिनेशन है, बाकी उसके अवयव हमने यहाँ पे दिखा दिया, नोट कर लेंगे इसको आप। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाँ, ये मजेदार प्रश्न है। दिया है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित करना है। यानी आपको इसके, जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र में घूमने का प्रयास करता है, ठीक इसी प्रकार यदि हम चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो वो भी नाचने का प्रयास करता है। आज जब भी कोई बॉडी नाचती है तो उसके पास बल आघूर्ण यानी टॉर्क होता है। तो उसी का टॉर्क का फार्मूला हमको बताना है बच्चों। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया कैपिटल बी, और एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर है मेरे पास। इसके पोल में दिखा देता हूँ, ये नॉर्थ पोल है, इधर क्या है साउथ पोल है। और इसके चुंबकीय सामर्थ्य को दिखा दिया जा रहा है, इधर सामर्थ्य हमारा यम है, इधर भी सामर्थ्य हमारा यम है। और हम जानते हैं कि यस पोल जो होता है चुंबक का, उधर सामर्थ्य जो हमारा पॉजिटिव होता है और नॉर्थ पे जो सामर्थ्य होता है निगेटिव होता है। ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये जो हमारा साउथ पोल पर है
जो चुंबकीय सामर्थ्य m है, इस पर जो फोर्स लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, और फोर्स कितना लगेगा, F1 बराबर बोल देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, m b, F बराबर m इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इधर कितना फोर्स लगेगा, इधर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा, और इधर लगेगा आपको F, इसको 2 बोल देते हैं। अब माइनस है, ये माइनस सामर्थ्य इसका है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस m b हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और ये हमने जो लिया है चुंबकीय द्विध्रुव, एक्चुअल में बच्चों इसकी जो लंबाई है वो 2l है। ठीक है, कितनी लंबाई है, 2l, और यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा एंगल पर व्यवस्थित है। तो ध्यान से देखिए, तो यह मेरे पास चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, और ये चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में घूमने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद देखो ऐसे नाचने का प्रयास कर रहा है, कैसे, ऐसे नाचने का प्रयास कर रहा है। अब जब भी कोई बॉडी नाचेगी तो जाहिर सी बात है वह टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, यानी बल लागू लगाएगी, और उसका मैं बल लागू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाउ बराबर जो होगा किसी एक बल का परिमाण है ना, क्या हो जाएगा, किसी एक बल का परिमाण अगुणे घूर्णन अक्ष के बीच की लंबाई। देखिए भाई, घूर्णन अक्ष यहाँ से ये एक्चुअल में घूम तो रहा है यहाँ से, तो इनकी जो दोनों बलों की क्रिया रेखाएं हैं, घूर्णन अक्ष ने बोलेंगे दोनों बलों की क्रिया रेखाएं, जो दोनों बलों की क्रिया रेखा है इसके बीच की लंबवत दूरी चाहिए, यानी लंबवत दूरी हमको क्या चाहिए, ध्यान से देखिए, यह दूरी चाहिए। ठीक है, ये जो लंबवत दूरी है ये हमको यह चाहिए। चलिए इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, यही लंबवत दूरी निकालना है, तो लंबा यहाँ पर पहले लिख देते हैं ये बात। ठीक है, किसी एक बल का परिमाण और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, लंबवत दूरी चाहिए। ठीक है, तो देखिए टाउ बराबर क्या हो जाएगा भाई, बल तो दोनों बराबर, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, मतलब जितना फोर्स उधर उतना ही फोर्स इधर, तो क्या हो जाएगा हमारा ये m इंटू, एक मिनट थोड़ा कैमरा हिल गया क्या हमारा, नहीं सही है। हाँ बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, फोर्स तो हमारा दोनों सेम होगा, यानी mb हो जाएगा। घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी हमको लिखनी पड़ेगी। देखिए घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी जो आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, फिगर से काम करते हैं, अप्लाई करिए साइन थीटा। साइन थीटा बड़ा लंब बटे कड़, ये देखिए सामने गुजरा लंब है, तो जिसको मैं दिखा देता हूँ क्या है, ये एस एन मान लीजिए, चाहे इन दोनों को ये भी बोलेंगे तो कुछ भी मान सकते हैं, मैं एस एन मान लेता हूँ, क्या है एस एन, लंब हो गया। कड़ के रूप में क्या है, 2l है, तो यहाँ से आपको एस एन का जो मान मिलेगा 2l साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2l साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ बराबर बच्चों जो होगा आपका m इंटू 2l हो जाएगा। ठीक है, और इधर बगल में क्या है हमारा b साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और m इंटू 2l को क्या बोला जाएगा, चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l होता है, वैसे Q का रोल कौन निभा रहा है इसमें, m निभा रहा है। ठीक है, उसी के तुल्य है। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण को बच्चों कैपिटल M से दिखाते हैं, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर m b साइन थीटा हो जाएगा। तो यही होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला, mb साइन थीटा। मैं इसका सदिश रूप भी लिख सकता हूं बच्चों, क्या हो जाएगा सदिश रूप, सदिश रूप जो होगा टाउ बराबर m क्रॉस b। भाई क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हैं कि साइन थीटा का टर्म आता, तो यही मिल जाएगा। ठीक है, m b साइन, बहुत इजी प्रश्न था, देखिए कितना इजी तरीके से सॉल्व हमने कर लिया। नोट करेंगे, फटाक से नोट करिए इसको आप। हाँ, अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना फटाक से। और अगला प्रश्न दिया है कि गॉस का नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के नियम से बताना। काम बहुत फास्ट किया जाएगा। मान लीजिए कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लेंथ वाला यह वायर है, ठीक है, जिस पर प्लस चार्ज एक समान रूप से बच्चों
फैला हुआ है इसकी लंबाई पे, ठीक है। और इस वायर से स्मॉल r दूरी पे कोई पॉइंट मान लीजिए क्या है, P है, जहां पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है गाउस के नियम से। तो मैं क्या करता हूं, पॉइंट P को काटता हुआ एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ का कल्पना करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, हमने एक काल्पनिक पृष्ठ क्या बना दिया, बेलन बना लिया, सिलेंडर बना दिया, जिसका रेडियस क्या है, r है। और मैं इस बेलन की लंबाई की बात करूं तो स्मॉल l है, ठीक है। इस बेलन की लंबाई क्या है, स्मॉल l है। और चूंकि बेलन यूनिफॉर्म है तो इस बेलन के प्रत्येक पॉइंट पे इस रॉड के वजह से वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बच्चों आउटवर्ड बाहर के साइड ही होगा, जैसा कि आप फिगर से देख रहे हैं, ठीक है। चाहे इधर बोलूं मैं, चाहे तो इधर बोलूं, ठीक है, आउटवर्ड बाहर के साइड ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया हुआ है काल्पनिक। एक्चुअल में जो गॉसियन पृष्ठ है ये मुख्यतः 3 पृष्ठों से मिलकर बच्चों बना है। ध्यान से देखिए, इसमें 2 समतल पृष्ठ हो गए ऊपर, और एक ये जो वक्र वाला भाग है, टोटल 3 पृष्ठों से मिलकर बना। और हमको निकालना है इस काल्पनिक पृष्ठ से रिलेटेड फ्लक्स की वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो वक्र वाला भाग है बच्चों, वक्र वाला भाग, इससे फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो समतल वाले भाग से फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो छोटा सा भाग यहाँ लेंगे, एरिया वेक्टर बच्चों हमारा ds इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा। ऐसे ही नीचे भी हम कल्पना करेंगे, छोटा सा वेक्टर, तो हमारा ds का डायरेक्शन इधर होगा और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा। और हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच एंगल कितना बनना है, यहाँ पे 90 बनना है। और यहाँ पे हमने लिया है वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर होगा, जो ये एरिया वेक्टर लिया है वो भी सेम डायरेक्शन होगा। ये E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखिए, वक्र भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बच्चों क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई वक्र की बात की जा रही है, कितना हो जाएगा, पूरे बंद पृष्ठ से रिलेटेड फ्लक्स लिख रहा हूं मैं, ठीक। बंद नहीं मतलब ये जो वक्र वाला भाग है उस बंद में तो पूरा ऊपर नीचे वाला भी आ जाएगा, उसको अगले केस में देखेंगे। लेकिन फिलहाल समझिए कि मैं केवल वक्र वाले भाग से निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा हमारा E डॉट ds हो जाएगा, ठीक है। और E ds क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे E ds cos थीटा। और थीटा हम देख रहे हैं कि 0 है, क्योंकि इधर E जा रहा है उधर ds भी जा रहा है, दोनों के बीच एंगल सेम है, यानी थीटा 0। और cos 0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, यानी फाई जो वक्र होगा बच्चों वह कितना हो जाएगा, cos 0 का मान तो 1 हो गया। E अचर पद है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे और हमको ds मिलेगा। ds जो है छोटे से भाग का एरिया है, ठीक है। और हमको तो पूरे वक्र वाले भाग का एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जो उसकी परिधि है वक्र वाला भाग का, उसकी लंबाई से गुणा कर देंगे, तो हमको पूरा ये वक्राकार जो वक्र शेप में एरिया है वो पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो E इंटू परिधि कितनी होगी 2 पाई r, और लंबाई कितना है भाई, वक्र वाला भाग की लंबाई कितना l है, मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा कितना कपड़ा ढका है वो हमको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी फाई वक्र की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। कितना है बच्चों, E इंटू 2 पाई RL। अब हमको टोटल फ्लक्स लिखना है, तो देखिए टोटल फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू, अब फाई वक्र हो जाएगा प्लस फाई समतल हो जाएगा। फिगर से हमको दिख रहा है कि समतल वाले भाग से फ्लक्स कितना है, 0 है, नीचे भी ऊपर भी, क्योंकि एंगल 90 और cos 90 का मान क्या होता है 0, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमको दिख ही रहा है फिगर से वो 0 है, तो मान भरेंगे तो इसका मान ये 0 हो गया। तो फाई इक्वल टू फाई वक्र की वैल्यू ये है, क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई RL, ठीक है। ये हमने फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स निकाल दिया। अब अप्लाई करेंगे गाउस का नियम, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से किसी भी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है बच्चों Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पे Q जो है ना उस गॉसियन पृष्ठ के भीतर का आवेश है, और वह आवेश किस पर फैला है, लंबाई पर फैला है। और लंबाई पर फैला है तो कौन सा आवेश घनत्व होगा,
रेखीय आवेश घनत्व होगा। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व को क्या करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई यल, और यहाँ से क्यू का मान निकालेंगे तो लैम्डा इंटू यल हो जाएगा। तो बच्चों देखिए फाई की जो वैल्यू हमको मिलेगी, क्यू का मान भरेंगे हम लैम्डा इंटू यल बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मानिए इक्वेशन नंबर 1। ईओ फ्लक्स है और ईओ फ्लक्स, दोनों को इक्वल करिए, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर यल इक्वल टू लैम्डा यल बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखना लंबाई से लंबाई कट जाएगा और बाकी जो नंबर बचा है वह डिवाइड में हमारा चला जाएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमको मिलेगी लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यह हमने वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू फाइंड आउट किया है इनफाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से। बहुत इजी फार्मूला है बच्चों, ठीक है, नोट करेंगे, फटाक से नोट करिए आप। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है कि हाँ, एक परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचना है, उसकी कार्य विधि को देखिए। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है, अभी मैं 2024 का जो सेट सॉल्व कराया था उसमें भी प्रश्न दिया था, तो कुछ करना है नहीं। जो अपने अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ा है उसमें एक्चुअल में होता क्या था, उसमें दो उत्तल लेंस हुआ करते थे। जो अभिदृश्यक लेंस होता था उसका द्वारक और फोकस दूरी बहुत बड़ा होता था, और बड़े फोकस दूरी और द्वारक वाले लेंस को तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें दोष भी उत्पन्न होता है, स्फेरिकल एब्रेशन, गोलीय विपथन का दोष होता है। इसलिए न्यूटन ने क्या किया था, जो अभिदृश्यक लेंस उत्तल लेंस था उसको रिमूव करके उसके जगह पे एक अवतल दर्पण को यूज किया है, और अवतल दर्पण जो है उसको तैयार करना आसान होता है, और उससे जो इमेज होता है वह बिल्कुल ब्राइट चमकीला बनता है, और साथ में उसके अंदर जो स्फेरिकल एब्रेशन के दोष होते हैं वह दोष खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए जो परावर्ती दूरदर्शी है वह अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित फॉर्म ही है। तो केवल इसमें हम किरण आरेख आपको समझा देते हैं, आवर्धन क्षमता इसमें बता देते हैं। देखिए क्या होता है एक्चुअल में, इसमें एक आपके पास होता है अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का, और अवतल दर्पण के सामने बहुत दूरी पे कोई वस्तु होगी, जैसा कि फिगर में आपको दिखाई दे रहा है, वस्तु है ए और बी। इस दूर वाली वस्तु से प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार चलती हुई आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में। अब ये दोनों प्रकाश की किरण इस पॉइंट पे टकराएंगी, टकरा के किधर चली जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है वह कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देते हैं एक समतल दर्पण, ठीक है बच्चों, जो इस मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री पर है, ठीक है। यह दोनों प्रकाश किरण एक्चुअल में मिलेंगी कहाँ पे जाकर, यहाँ पे जाकर मिलेंगी, लेकिन इनके मिलने से पहले ये दोनों प्रकाश किरण इस समतल दर्पण से टकराएंगी। दर्पण का नाम M1 बोल दे दीजिए, इसका नाम आप दे दीजिए M2, ठीक है। और टकराने के बाद जब ये दोनों प्रकाश किरणें आगे बढ़ेंगी तो किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगी। जब ये मिलेंगी इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो एक्चुअल में इस जो वस्तु यहाँ पर था उसका फाइनल इमेज हमको कहाँ मिला, यहाँ पे मिला। और इसी के सामने एक होता है, अब ये नेत्रिका लेंस होता है बच्चों, जिसको मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। यानी यह इमेज तो देखिए आपका यहाँ बन गया, इमेज का मैं नाम दे देता हूँ A' और B', ठीक है। ये फाइनल इमेज बना हुआ हमारा, ठीक है। और नीचे हमारा है यहाँ पे एक नेत्रिका लेंस है, ठीक है। अब इस नेत्रिका लेंस में इसका फाइनल इमेज बनाना है, और एक्चुअल में ये जो इमेज बना है इस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, यानी इसका फोकस दूरी मैं दिखा देता हूँ FE, और प्रकाशिक केंद्र C के बीच बना हुआ है। अब फाइनल इमेज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस वस्तु से दो प्रकाश की किरण लेंस पर भेजता हूँ। तो एक प्रकाश की किरण जो बच्चों हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर ही भेज दिया। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह कुछ इस प्रकार जाएगी, और एक दूसरी किरण को हमने क्या किया, इसके प्रकाशी केंद्र से बच्चों भेजा। और आप देख रहे हैं कि दोनों किरण आगे सेपरेट होती जा रही हैं, आगे मिलना पॉसिबल नहीं है। अब हमने क्या किया, इन दोनों किरण को पीछे बढ़ाना स्टार्ट किया। जब हमने पीछे बढ़ाना स्टार्ट किया बच्चों, तो ये जाके कहीं इस पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं, और फाइनल इमेज हमारा कहाँ बनता है, यहाँ बन जाता है, ठीक है। एक दूसरे को बच्चों ये प्रकाश किरण इस पॉइंट पे काट रही हैं, तो फाइनल इमेज जो हमारा A' और B' यहाँ पे बन जाता है।
ठीक है। तो ये फाइनल इमेज बना, यही इसका हमको रे डायग्राम आपको समझाना था, जैसा कि आपको बोर्ड पे हमने समझा दिया है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अब थोड़ी इसकी आवर्धन क्षमता की हम लोग बात करते हैं। तो कैपिटल M बराबर इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है माइनस का FO अपान क्या होता है UE होता है। और इसमें भी दो कंडीशन होते हैं कि यदि फाइनल इमेज हमारा अनंत दूरी पर बने, यानी पहला सिचुएशन ये है बच्चों की जो हमारा जो नेत्रिकाल लेंस है, देखिए फाइनल इमेज ही हमारा A' B' बना है और हमारी आँख जो है यहीं पर है जहाँ से हम लोग फाइनल इमेज को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन है कि फाइनल इमेज हमारा यदि इनफाइनाइट पर होगा बच्चों, तो उस केस में जो आवर्धन क्षमता होगी माइनस की हमारी क्या हो जाएगी FO अपान FE हो जाएगी। ठीक है, आवर्धन क्षमता ये निकल के आएगी। यदि फाइनल इमेज हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, यानी VE बराबर बच्चों -D पर है, तो उस केस में आवर्धन क्षमता जो होगा माइनस का FO अपान FE और हो जाएगा 1 प्लस FE अपान D, यह आवर्धन क्षमता निकल के आएगी। बस इतना ही चर्चा करना था। कार्यविधि जैसा कि आप देख रहे हैं, बस फिगर के बारे में लिखना है, जैसे जैसे प्रकाश को भेजें वैसे वैसे उसके कार्य को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस वही चर्चा करने थे। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे इसको भी फटाक से। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है बच्चों की अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में विभेद आपको बताना है और एक एक उदाहरण भी बताना। बहुत आसान है, देखिए ये क्वेश्चन सब रिपीटिंग है, 2024 में बहुत सारे प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला बच्चों हम समझते हैं कि अनुचुंबकीय क्या होता है। अनुचुंबकीय, तो देखिए अनुचुंबकीय से बच्चों मतलब हमारा यह है कि जब ऐसे मटेरियल जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है थोड़ा सा, यानी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुचुंबकीय। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हो गया बिस्मिथ का BI, बहुत आसान है। दूसरा देखिए प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय क्या हो जाएगा बच्चों, तो देखिए प्रतिचुंबकीय वे मटेरियल होते हैं जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में ही थोड़ा सा चुंबकित, देखिए ये भी थोड़ा सा चुंबकित हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रतिचुंबकीय बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्रतिचुंबकीय है ना, तो निकिल हो गया। ठीक है, अच्छा निकिल हो गया। अच्छा इसका एग्जाम्पल एल्युमिनियम भी होता है, निकिल, एक मिनट थोड़ा डाउट हो रहा है हमको, प्रतिचुंबकीय, हाँ इसमें आपका एल्युमिनियम भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा इन दोनों में कन्फ्यूजन हमको हो रहा था, एल्युमिनियम भी होता है। चलिए अगला बात करते हैं लोह चुंबकीय मटेरियल का। लोह चुंबकीय, तो देखिए लोह चुंबकीय से मतलब है यह है कि ऐसे मटेरियल जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें और वह चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में बहुत तीव्रता से चुंबकित हो जाए तो उस मटेरियल को बोलते हैं बच्चों लोह चुंबकीय। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा FE। बहुत इजी डेफिनेशन है, एक बार और समझेंगे तीनों को आप। हमने बताया पहले अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय हमने यह बताया कि ऐसे पदार्थ जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बिस्मिथ। दूसरा प्रतिचुंबकीय, हमने यह बताया कि ऐसे मटेरियल जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में ही थोड़ा सा चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, जैसे निकिल, एल्यूमिनियम। तीसरा हमने यह बताया लोह चुंबकीय, हमने यह बताया कि ऐसे मटेरियल जिसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में तीव्रता शब्द याद रखिएगा, तीव्रता से चुंबकित होते हैं, वो हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे हमारा हो गया आयरन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न बच्चों हमारा दिया है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालकों में व्याख्या करने, उसका वर्गीकरण। सबसे पहले हम लोग चालक समझते हैं। चालक एनर्जी बैंड के आधार पर हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है
पूरा खाली बैंड जिसको क्या बोलते हैं, संयोजकता बैंड बोलते हैं, है ना, संयोजकता बैंड बोलते हैं। और इसी के बिल्कुल ऊपर ही हमारा मान लीजिए क्या है, चालकता बैंड है, चालकता बैंड है, और इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए संयोजकता बैंड और चालकता बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है बच्चों क्या है, जीरो। या तो एनर्जी गैप जीरो हो सकती है, या तो ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं, चालक। यानी चालक के बीच बच्चों क्या होता है, जो हमारा संयोजकता बैंड और जो हमारा क्या कहते हैं, चालकता बैंड, इन दोनों की जो एनर्जी गैप होता है वह जीरो होता है। चाहे वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, दोनों एनर्जियां जो होती हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, जिसके वजह से यदि संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके चालन बैंड में जाना होगा तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी देने के मतलब यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो खर्च नहीं होगा, क्योंकि ये तो एनर्जी गैप ही जीरो है। भाई जितना एनर्जी देंगे उतना ही एनर्जी लेकर ये फटाक से कूद के चालन बैंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा संयोजकता बैंड हो गया, ये हमारा चालन बैंड होता है। ठीक है, जिसके बीच एनर्जी गैप जीरो होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, चालकता बोलते हैं। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम लोग क्या, चालक हो गया, कुचालक समझते हैं। ठीक है, कुचालक। तो देखिए कुचालक से मतलब यह है कि जिसमें करंट फ्लो करता ही नहीं। तो देखिए कुचालक में जो होता है चालकता बैंड और क्या कहते हैं संयोजकता बैंड के बीच जो एनर्जी गैप जो बच्चों होता है, यह एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। यह एनर्जी गैप ग्रेटर देन क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से यदि ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, कुचालक मानते हैं। ठीक है, तीसरा बच्चों हमारा है अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक है। ठीक है, और अर्धचालक के केस में बच्चों जो होगा ये हमारा क्या उल्टा नहीं लिख दिए, हाँ ये संयोजकता बैंड है हमारा, क्या है संयोजकता बैंड, और ये हमारा क्या है चालन बैंड। ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया संयोजकता बैंड बच्चों, और इसी के ऊपर जो होता है हमारा चालकता बैंड होता है, यानी चालन बैंड भी बोल सकते हैं। और इसके भी जो बच्चों एनर्जी गैप है Eg, यह एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब एनर्जी गैप तो है लेकिन बहुत कम है, तो इसको हम बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड के आधार पर हमने इसको डिफाइन कर दिया बच्चों, इससे आप नोट कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे, मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए।